आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको पता होनी चाहिए एज अ CUET एस्पिरेंट। सबसे पहले अगर हमें कोई भी एग्जाम देना है उसका हमें सिलेबस पता होना चाहिए। जो आपकी 12th की NCERT है वही आपका सिलेबस है। यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं थोड़े से घुमा फिरा के आपसे पूछे जाते हैं, यहाँ से स्ट्रेट अवे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल टाइफाइड कौन सी टाइप की बीमारी है, बैक्टीरियल, फंगल, ये बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। यहाँ से कुछ टाइम से कुछ ज्यादा ही क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। हाय एवरीवन, वेलकम टू दृष्टि CUET, जहां हम आपका साथ देंगे स्कूल से करियर तक। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको पता होनी चाहिए एज अ CUET एस्पिरेंट, स्पेशली अगर आपके पास बायोलॉजी है। यहाँ पर लिखा है कैन यू स्कोर 250 ऑन 250। हाँ, ये करना बहुत आसान है, लेकिन आपको सही तरीका पता होना चाहिए, आपको सिलेबस पता होना चाहिए, आपको स्ट्रैटेजी पता होनी चाहिए, टाइम टेबल, क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। तो इस वीडियो में हम ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। सबसे पहले अगर हमें कोई भी एग्जाम देना है उसका हमें सिलेबस पता होना चाहिए। तो ये जो सिलेबस है मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से आपका निकाला है और यहाँ पर जो आपकी 12th की NCERT है वही आपका सिलेबस है। यहाँ पर इसको थोड़ा सा बाइफरकेट कर लेते हैं, आपकी यूनिट वाइज है। फर्स्ट यूनिट जो है रिप्रोडक्शन, वहाँ पे 2 चैप्टर्स हैं। सबसे पहले है फ्लावरिंग प्लांट में रिप्रोडक्शन और दूसरा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, फिर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये तीनों ही जो चैप्टर्स हैं बहुत ज़्यादा ईजी और इंटरेस्टिंग चैप्टर है और यहाँ पे मतलब जो क्वेश्चंस आते हैं बहुत ज़्यादा ट्रिकी नहीं आते हैं, यूजुअली स्ट्रेट अवे आंसर्स आपके मिल जाते हैं आपको। तो बहुत इंटरेस्टिंग यूनिट है, इसको आपको टॉपिक बाय टॉपिक देखो। यहाँ पर आपको प्रॉपर दिया हुआ है कि देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल रिप्रोडक्टिव हेल्थ है तो यहाँ पर दिया हुआ है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस क्या होती हैं, कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ART। मतलब जैसे जैसे आपके NCERT में दिए हुए हैं टॉपिक्स वैसे ही आपको पढ़ना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट यूनिट जो कि जेनेटिक्स है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है। थोड़ी सी मुश्किल ये बच्चों को लगती है पर उतनी ज्यादा मुश्किल है नहीं। पर यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं थोड़े से घुमा फिरा के आपसे पूछे जाते हैं एंड इस यूनिट की बहुत ज्यादा वेटेज भी है। यहाँ पे 3 चैप्टर्स हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इवोल्यूशन। नेक्स्ट जो आपकी यूनिट है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, थोड़ी सी ज्यादा कंपैरेटिवली मैं बोलूंगी इजी यूनिट है। यहाँ से स्ट्रेट अवे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल टाइफाइड कौन सी टाइप की बीमारी है, बैक्टीरियल, फंगल, ये वहां से आप डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं। यहाँ पर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, दूसरा है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। बहुत ही ज्यादा ईजी चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। नेक्स्ट जो यूनिट है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, जहाँ पर 2 चैप्टर्स हैं, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, दूसरा है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। यहाँ से कुछ टाइम से कुछ ज्यादा ही क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। नेक्स्ट जो आपकी यूनिट है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, यहाँ पर 3 चैप्टर्स हैं, तीनों बहुत इजी चैप्टर हैं, बहुत छोटे चैप्टर्स हैं। यहाँ से भी आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस दिखते हैं। आगे चलते हैं। ये जो आपका सिलेबस है इसको आप कवर कहाँ से कर सकते हैं, एक ही बुक है और इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। आपकी जो NCERT की बुक है लाइन बाय लाइन आपको ये पता होना चाहिए। लाइन बाय लाइन आप NCERT अगर पढ़ेंगे, अभी से पढ़ना शुरू करेंगे तो भी आप एग्जाम तक अपनी NCERT पूरी कर लेंगे। और अगर आप NCERT से पढ़ रहे हैं तो आप देखेंगे कि इट रियली वर्क्स। मतलब NCERT से ही छुप छुप के जो NCERT की लाइन है वही क्वेश्चन बन के आ जाती है। बहुत ज्यादा सिंप्लीफाइड बुक है और इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं और जाना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि आपका जो पेपर है उसमें MCQ बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आपको दूसरे बुक्स रेफर करनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि आपके कॉन्सेप्ट कितने क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं, आपका टाइम टेबल क्या रहना चाहिए। देखिए बच्चों, जो आपकी मेजर यूनिवर्सिटीज हैं, DU, JNU, ये वाली जो यूनिवर्सिटीज हैं, यहाँ पर अगर आपको अपना BSc ज़ूलॉजी, बॉटनी, बायोटेक, B फार्मा, नर्सिंग ये सब करना है तो आपको लैंग्वेज लेना पड़ेगा सेक्शन A, फिर आपको डोमेन सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, फिर आपको लेना पड़ेगा GAT। तो GAT भी बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है काफ़ी सारे कॉलेजेस के लिए। ये आपको पता चल जाएगा जब आप फॉर्म भर रहे होंगे, तभी आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं बायोलॉजी के लिए हम खाली यहाँ पर देखेंगे तो जितना भी आपका सिलेबस है, अगर आप हर दिन 3 आवर्स डेडिकेटेड स्टडीज कर रहे हैं, मतलब विदाउट फोन, विदाउट डिस्टर्बेंस अगर आप पढ़ रहे हैं, जिसमें से 2 आवर्स आपको एटलीस्ट अपना चैप्टर कंप्लीट करने में लेना चाहिए, बिकॉज कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। और CUET एक ऐसा एग्जाम है जहां पर बहुत सारे बच्चे compete कर रहे होते हैं, तो एग्जाम बहुत ज्यादा इजी नहीं बोल सकते, एग्जाम टफ होता है और लेवल भी मॉडरेट होता है। तो आपको एटलीस्ट 2 आवर्स एक दिन में बायो को देने ही पड़ेंगे,
कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए सिर्फ। इसके अलावा 1 आवर आपको क्वेश्चंस करने के लिए चाहिए ही चाहिए। अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि यार पहले सिलेबस कर लेता हूँ उसके बाद क्वेश्चंस कर लेता हूँ, तो नहीं हो पाएगा, बिकॉज वो प्रैक्टिकल ही नहीं है। और अब अगर आप इस टाइम शुरू कर रहे हैं तो आपको क्वेश्चंस जो है वो साथ साथ में लगाने पड़ेंगे। अगर आप क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं तो अपनी पढ़ाई को जीरो मानिएगा, बिकॉज क्वेश्चन प्रैक्टिस के बिना ना ही आप एनालिसिस कर पाएंगे, ना ही आपको पता चलेगा आपकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है, वीक पॉइंट्स क्या है, और ना ही आप उस पर वर्क कर पाएंगे। आगे चलते हैं। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि क्योंकि CUET एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत ज्यादा चाहिए, बिकॉज घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। और अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा, अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ रट्टा मार के चले जाएंगे, तो पेपर क्लियर नहीं हो पाएगा। इसके लिए हमारा जो चैनल है उस पर आपको हर सब्जेक्ट की 10 आवर्स, मतलब आपको मैराथन सेशंस मिल जाएंगे, तो आप यहीं पे फॉलो कर सकते हैं, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड यहीं पे आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मॉक टेस्ट क्या होती है। मॉक टेस्ट देखो, मैंने आपको बोला कि 1 आवर तो आपको देना ही है हर दिन क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। इसके अलावा आपको मॉक टेस्ट भी देने शुरू कर देने हैं। ऑलमोस्ट जैसे ही आपका 60% सिलेबस कवर हो जाए तो आपको मॉक टेस्ट शुरू कर देने चाहिए, बिकॉज यहाँ पर आपका ना फोबिया भी निकल जाता है। तो बच्चों को सबसे ज्यादा डर लगता है कि एग्जाम प्रेशर हो जाता है, प्लस बच्चे अपनी गलतियां रियलाइज नहीं कर पाते कि हम कितने टाइम में कितने क्वेश्चंस कर रहे हैं, क्या हम एग्जाम में जाके बहुत नर्वस हो जा रहे हैं, क्या हम क्वेश्चन बिना पढ़े ही आंसर कर दे रहे हैं। तो इस टाइप की जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप मॉक टेस्ट देकर अपनी सॉल्व कर सकते हैं। तो मॉक टेस्ट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और मॉक टेस्ट जो है वो आपका गेम चेंजर हो सकता है आपके एग्जामिनेशन में। इसके अलावा बच्चों, आपका जितना भी कंटेंट है आपको दृष्टि सारा कंटेंट प्रोवाइड करेगा। जितने भी आपके स्पेशल टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन आता है और जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक्स है, वो मुझे इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे देना, एंड मैं सारे प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व कर दूंगी। आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज जितना भी कंटेंट है उसके PDF यहीं पे आपको मिलते हैं, प्लस जो भी क्लासेस आने वाली होती है वो भी आपको टेलीग्राम पर ही नोटिफाई किया जाता है। तो एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, एंड पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए।